स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर है वो है पी ब्लॉक के तत्व चल रही थी, है ना, जिसमें मैंने नाइट्रोजन परिवार के बारे में नाइट्रोजन से संबंधित जितने भी यौगिक थे उसको मैंने कंप्लीट करा रखी है ना। इसके 3 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। नाइट्रोजन परिवार में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और ये आ जाता है आपका एंटीमनी और आ जाता है बिस्मथ, है ना। जिसमें से हम लोग नाइट्रोजन परिवार के नाइट्रोजन से संबंधित तत्वों को क्लियर कर रखिए। अब हम लोग बात करते हैं फास्फोरस, है ना। फास्फोरस तो थोड़ा जानकारी देता हूँ कि फास्फोरस क्या है। फास्फोरस है आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है आपका 15 है, ठीक है। और उसका जो परमाणु भार है वह है 31, है ना, 31। अणुसूत्र देखें तो अणुसूत्र उसका होता है P4 होता है, अणुसूत्र है, ठीक है। और संकेत उसका हो जाता है P। ये तो सब आप नॉर्मल जानकारी जानते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह नहीं बताऊंगा मैं ना। सीधा मैं पॉइंट में जाता हूँ कि ये जो फास्फोरस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फास्फोरस को हम 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक तो हम लोग बात करेंगे सफ़ेद फास्फोरस की, वाइट फास्फोरस की। दूसरा हम लोग बात करेंगे रेड फास्फोरस की। और तीसरा बात करेंगे हम लोग ब्लैक फास्फोरस की, ठीक है ना। तो एक एक वीडियो में मैं क्लियर करते जाऊँगा। एक वीडियो में वाइट फास्फोरस, एक वीडियो में रेड फास्फोरस और एक वीडियो में ब्लैक फास्फोरस। हो सके तो दोनों रेड और ब्लैक को एक वीडियो में करेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं, फास्फोरस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ आपको कि सफ़ेद फास्फोरस बनाने की विधि, ये आपका, या डायरेक्टली फास्फोरस बनाने की विधि आएगा तो भी ये चल जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, सफ़ेद फास्फोरस से, ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस, है ना। चलिए, तो सफ़ेद फास्फोरस से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो फास्फोरस है वो फास्फोरस, कोई भी तत्व देखना, कोई भी चीज़ देखना, वो अपने खनिज से बनता है अधिकतर, ठीक है। तो इसके भी 3 खनिज होते हैं। देखिए यहाँ पर नाम याद रख लीजिएगा, इसका नाम है फास्फोराइट। क्या नाम इसका है, फास्फोराइट, Ca3PO4 2, ठीक है। दूसरा आता है आपका फ्लोरोपेटाइट। फ्लोरो, देखिए फास्फोराइट है वो तो समझ आएगा। अब फ्लू मतलब F, फ्लोरीन बस जुड़ा है उसमें, ठीक है ना। तो 3Ca3PO4 2.CaF2, ठीक है। मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से क्लोरोपेटाइट में क्या है, 3Ca3PO4 2.CaCl2, मतलब ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये तो क्लोरोपेटाइट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्या, सफ़ेद फास्फोरस बनाने की विधि। देखिए इसके 2 विधि होती थी, एक तो रिटार्ड विधि जो कि पुरानी विधि है, और एक विधि का नाम है आपका विद्युत उष्मीय प्रक्रम या आधुनिक विधि। क्या बोलेंगे इसको, आधुनिक विधि। यहाँ पर लिख दीजिएगा ऊपर में आधुनिक विधि, ठीक है, बनाने की विधि। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं बनाने की विधि के, है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा हड्डी की राख की, हड्डी की राख, ठीक है। जो कि आपका सूत्र है आपका ये जो Ca3PO4 2 बताया था मैंने ना, ठीक है ना। ये हड्डी की राख है, फास्फोराइट, ठीक है। एक्चुअली में हड्डी की राख के बारे में तो ज़्यादा जानकारी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बायो संबंधित है। जो जीव जंतु होते हैं ना, जीव जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उसकी हड्डी है, दांत है, ठीक है ना। ये सब को अगर गर्म किया जाए वायु की अनुपस्थिति में ना, तो क्या होता है कि एक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। कुछ तैलीय पदार्थ हो तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। उसको अगर पीस कर रखा जाए तो उसको हम लोग हड्डी की राख कहते हैं, या तो इसको बोलते हैं Ca3PO4 2। ये है आपके पास, ठीक है ना, ये हड्डी की राख है। चलिए, तो बनाने की विधि में चलते हैं ना। तो सर्वप्रथम देखें, कार्बन द्वारा, किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा, ठीक है। मतलब कार्बन मतलब सीधी बात कोक कह सकते हैं, ठीक है ना। कोक नहीं कहेंगे, कार्बन डायरेक्टली बोलेंगे, ठीक है ना। तो कार्बन द्वारा सिलिका की उपस्थिति में, चलो सिलिका SiO2, सिलिका की उपस्थिति में खनिज फास्फोराइट के प्रत्यक्ष अपचयन द्वारा, खनिज फास्फोराइट कौन है बताया था मैंने, Ca3PO4 2, ठीक है। ये है आपका हड्डी की राख, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोला जाता है कि कार्बन के द्वारा, मतलब एक और किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी,
ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कार्बन की। देखिए इसका जो समीकरण है वो एक साथ बन जाएगा फटाक से, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, दो भागों में समीकरण को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है ना। दो भागों में कैसे क्लियर करूँगा, देखिए कार्बन द्वारा, ये कार्बन है अपने पास, कार्बन द्वारा सिलिका की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सिलिका की उपस्थिति में खनिज फास्फोराइट के प्रत्यक्ष अपचयन द्वारा फास्फोरस प्राप्त किया जा सकता है। एक लाइन पूरा बता दिया कि फास्फोरस कैसे बनेगा। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग तीनों को एक साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते, तो पहले इसको रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक कैल्शियम है, फास्फेट है ना, यहाँ से क्रिया करवाते हैं। तो ये सिलिका है, सिलिका है ना, ठीक है। और जब अब तो पता है आपको कि कैल्शियम और सिलिका से क्रिया करेगा, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, ये तो क्रिया पता है आपको। तो कैल्शियम CaSiO3, ठीक है, ये बनाता है आपका कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनाता है? कैल्शियम सिलिकेट। इसका जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, ये आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 3 है, सॉरी कैल्शियम कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर कैल्शियम भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकल गया कैल्शियम, निकल गया, ठीक है ना, और ये सिलिका निकल गया, ऑक्सीजन निकल, अब बचा क्या? PO4 बचा है, ठीक है अपने पास। तो फास्फोरस बचा हुआ है, तो फास्फोरस हमारे पास कितना है? देखो यहाँ पर एक कोष्टक के अंदर यहाँ पर 2 है, 2 फास्फोरस है ना, P2 है अपने पास, 2 फास्फोरस है। अब 2 फास्फोरस को पूर्ण करने के लिए देखिए, एक फास्फोरस को तो 4 ऑक्सीजन पूर्ण कर लेता है, लेकिन यहाँ पर 2 फास्फोरस है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये अलग हो गया, तब क्या होता है कि 2 फास्फोरस को पूर्ण कौन करता है? 5 ऑक्सीजन क्रिया करता है, क्योंकि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है, तो 2 8 5 बोरबरिक नियम के अनुसार 5 + 5 + 5 मतलब कितना हो गया? +10 और यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है तो -2 5 2 पंचे 10 -10 हो गया इधर, क्या अरे हो गया +10 हो गया, ठीक है ना। तो P2O5 बनता है, ठीक है ना। ये इस तरह से यहाँ पर क्रिया होता है, एक कैल्शियम सिलिकेट बनता है। अब बात करते हैं कि जो P2O5 बना हुआ है, ठीक है ना, इस P2O5 को हम लोग क्रिया करवाते हैं कार्बन के साथ, तो ये बन गया आपका P2O5, ठीक है ना। तब क्या बनता है? आपके पास बनता है फास्फोरस, और फास्फोरस का मैंने बताया था आपको कि उसका अणुसूत्र कितना है? P4 है, ठीक है ना। तो फास्फोरस बनाता है यहाँ पर, है ना, और बनता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि फास्फोरस है वो ऑक्सीजन को फास्फोरस वो अलग हो जाता है और ऑक्सीजन बचता है, ऑक्सीजन बचता है किसका क्रिया करेगा? कार्बन का क्रिया करेगा, तो ये क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब बात ये करते हैं कि ये P2 फास्फोरस अकेले रहता है ना, इसका तो आपको पता होगा कि ये P4 बनाता है ना, क्योंकि इसका मैंने शुरू में बताया था आपका अणुसूत्र ये होता है। अब ये अणुसूत्र ये होता है, तो अब देखिए कि यहाँ पर फास्फोरस संख्या 4 है, तो यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास से? 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन की संख्या 10 होगी तो कार्बन की संख्या भी 10 होगी, तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितना करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा, ठीक है। अब बातें करते हैं कि इसको हम लोग देखते हैं ये, ठीक है। अपने को क्या करना है यहाँ? अपने को किसकी आवश्यकता नहीं है? अपने को P2O5 की जो आवश्यकता नहीं है, मान इसके पूरे को हम लोग किससे 2 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास? 2 से गुना करेंगे तो 2Ca3PO4 2 प्लस ये, अच्छा यहाँ पर देखो, अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए कैल्शियम 3 बन गया है ना, तो सिलिका भी 3 है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर 3 इधर रहेगा ना, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 SiO2, ठीक है, प्लस, और इसके साथ गुना करेंगे हम लोग, ये गुना करेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ख़त्म, ठीक है ना, दो जने कट जाएगा। ये 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 2P2O5 आएगा ना, यहाँ पर भी 2P2O5 है अपने पास, क्लियर है अपने पास, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 10 कार्बन है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन का जो ताप है वो कितना रहता है? लगभग 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे, इसकी गुना करेंगे इसके साथ, तो 3 दूनी 6 CaSiO3, ठीक है ना। और यहाँ पर ये तो ऑक्साइड ग्रुप है, ये थोड़ा सा नीचे होता है, इसको छोड़ो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। प्लस क्या बचा है अपने पास? P4 बचा है, P4 बचा हुआ है, और क्या बचा है अपने पास है? 10CO ये बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका समीकरण कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कैसे कैसे होता है, यहाँ पर बनाने की विधि कैसा होता है ना। तो कार्बन द्वारा सिलिका की उपस्थिति में
कार्बन द्वारा ये कार्बन है, कार्बन के द्वारा सिलिका की उपस्थिति में खनिज फास्फोराइट के प्रत्यक्ष अपचयन द्वारा फास्फोरस प्राप्त किया जाता है। अपचयन मतलब इसका टूटना, ठीक है ना। सर्वप्रथम फास्फोरस, अब देखिए ध्यान से ना कि सर्वप्रथम फास्फोरस कार्बन सिलिका के शुष्क मिश्रण को भट्टी में प्रविष्ट कराते हैं। सर्वप्रथम फास्फोराइट कार्बन और सिलिका के शुष्क मिश्रण को भट्टी में प्रविष्ट कराते हैं, मतलब इन तीनों को ऐसे डालते हैं, ठीक है ना। भट्टी में आयरन टैंक होता है, आयरन मतलब लोहे का टैंक होता है, ठीक है ना। भट्टी के दोनों ओर कार्बन इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, भट्टी के दोनों ओर क्या लगा होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड लगा होता है, ठीक है ना। ये भट्टी हो गया, ठीक है ना। भट्टी में किसको किसको डाले हैं, ये डाल दिए, किसको डाल दिए हैं, फास्फोराइट को CH3PO4 2 को, प्लस किसको डाल दिए हैं, कार्बन, ठीक है, प्लस किसको डाल दिए हैं, सिलिका SiO2, ठीक है ना। इस सबको मिश्रण को भट्टी में क्या कर देते हैं, प्रविष्ट करा देते हैं। भट्टी में आयरन टैंक होता है, ठीक है, जो टैंक बना हुआ है आयरन का होता है, ठीक है। भट्टी के दोनों ओर कार्बन इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत प्रवाहित करके इलेक्ट्रोडों में क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे। तो इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत प्रवाहित करके 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक मिश्रण को गर्म किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है ना। कितना में, लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत प्रवाहित करके 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक मिश्रण को गर्म किया जाता है। सिलिका कैल्शियम फास्फेट से संयुक्त होकर, सिलिका है वहाँ कैल्शियम फास्फेट से, ये कैल्शियम फास्फेट यही, ठीक है ना, हड्डी की राख। तो यहाँ पर देखिए कि सिलिका कैल्शियम फास्फेट से संयुक्त होकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाते हैं। ये संयुक्त हुआ तो यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट बना, और क्या बना यहाँ पर, फास्फोरस पेंटा, ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो सिलिका कैल्शियम फास्फेट से संयुक्त होकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है, जो कार्बन की उपस्थिति में, जो किसकी उपस्थिति में, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है क्या, वो किसकी उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति में, है ना, फास्फोरस में अपचयित हो जाती है। ये बहुत ही सरल एक प्रक्रिया है, बनाने की विधि है, ये सफ़ेद फास्फोरस बनाने की विधि है, ठीक है ना। और एक चीज़ कि जो फास्फोरस वाष्प है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भट्टी के ना ऊपरी सिरे से निकलती है, ना, यहाँ ऊपरी सिरे से निकलती है, जिसको हम लोग जल में संघनित कर लेते हैं, ठीक है। जल संघनन मतलब समझते हो ना आप लोग, बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाना, जिसे जल में संघनित कर लेते हैं। ये आगे लिखने की भी जरूरत नहीं, इतना कंप्लीट है आपका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शुद्धिकरण की। शुद्धिकरण, यहाँ पर नीचे में टिप्स करके लिख देना थोड़ा से, जब रिएक्शन लिखोगे उसके जस्ट बाद, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर शुद्धिकरण मतलब क्या होता है कि जो प्राप्त फास्फोरस है, यहाँ पर P4 प्राप्त हुआ है अपने को, ठीक है ना। तो प्राप्त फास्फोरस है उसको अम्लीकृत K2Cr2O7 विलयन के साथ पिघलाकर शोषित करते हैं। इससे अशुद्धियाँ वो ऑक्सीकृत हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीकृत करने के लिए किसका यूज़ किया था, K2Cr2O7 का, जिसके फलस्वरूप अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत हो जाती हैं और विलयन का आसवन कर लिया जाता है, ठीक है ना। ये आपका शुद्धिकरण फास्फोरस का, ठीक है। चलिए, तो आगे आता है P4 की संरचना, है ना। तो कभी कभी आ जाता है कि P4 की संरचना को समझाइए करके, ठीक है ना। तो देखिए संरचना देखते हैं कि प्रत्येक जो सफ़ेद फास्फोरस है वो P4 इकाई का होता है, ये तो आपको पता है, P4 में रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि प्रत्येक जो फास्फोरस, 4 जने फास्फोरस है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो प्रत्येक फास्फोरस परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से, ठीक है ना, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा जाता है, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, जुड़ा रहता है ना। अब बात करते हैं कि ये कैसे जुड़ा था। देखिए ध्यान से, मैं बात करता हूँ फिर फास्फोरस का ना। एक फास्फोरस यहाँ, ठीक है, दूसरा फास्फोरस यहाँ, तीसरा फास्फोरस यहाँ, ठीक है। अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ऐसे, इनके साथ जुड़ा हुआ है ऐसे।
अब बात करते हैं थोड़ा फेन देखते हैं। फेन में बताया था आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है यहाँ पर समझना। तो ये एक फास्फोरस ये वाला पेन हो गया, ये वाला, ठीक है। इसका सेंटर हो गया ना, सेंटर से ये वाला हो गया। एक फास्फोरस को देखते हैं तो ये हो गया इधर का सेंटर। एक फास्फोरस हो गया ये, ठीक है। ये तीनों फास्फोरस एक जगह ऐसे ऐसे है ना। अब चौथा फास्फोरस को बनाता है वो सीधा बनाता है ऐसे, कैसे, ऐसे ऊपर में, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ, ऐसे नहीं बना रहा हूँ, ये ऐसे नहीं बना रहा हूँ, ये ऊपर की ओर से बन रहा है ऐसे संरचना, ठीक है। ये ऊपर की ओर बन रहा है। तो ये तीनों जने का मैं रेड में कर देता हूँ, ऐसा बनाना मत, लेकिन मैं रेड में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि ऐसे भी बना है। इसके बीच में ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है, ना कि इसके लेफ्ट राइट में ना। ये तीनों जने ऐसे लाइन से है शंकु की तरह, और ये ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर कौन है, एक और फास्फोरस है, ठीक है, जो कि तीनों से जुड़ा रहा है। कैसे जुड़ा रहेगा, ये इसके साथ और इसके साथ और ये वाला इसके साथ, मतलब ऊपर से ऐसे, ये देखिए इधर 1 2 3 ऐसे रहेगा तो ऊपर में रहेगा यहाँ पर तो वो ऐसे नीचे जाएगा, यहाँ से ये फिर नीचे जाएगा। ये देखिए यहाँ पर से हमारा फास्फोरस ये ऊपर में ना, तो ये कहा जाएगा ऐसे नीचे जाएगा एक तरफ, ये दूसरा इस तरफ नीचे जाएगा, और ये तीसरा इस तरफ नीचे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यही गया है नीचे इधर की ओर, ठीक। ऐसा लगता है कि चारों ऐसे फैला हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसको समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक फास्फोरस से परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इतना लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसमें प्रत्येक फास्फोरस में sp3 संकरण होता है, संकरण होता है। अब कैसे समझेंगे इसको, मैं एक तरीका बताता हूँ संकरण निकालने की। जैसे कि फास्फोरस का संकरण निकालना है तो क्या करेंगे, फास्फोरस को संकरण के लिए कि ये जो फास्फोरस है वो कितने जने अन्य तत्वों से और जुड़ा हुआ है, या कितने अन्य फास्फोरस से जुड़ा होता है। देखिए मैं संकरण निकालने का थोड़ा छोटा तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह लागू नहीं होता ये, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। नहीं होता है हर जगह लागू, है ना। तो यहाँ पर ये फास्फोरस है, चलो। तो फास्फोरस कितने जने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 जने से जुड़ा हुआ है, चलो ठीक है ना। तो ये 3 जने से जुड़ा हुआ है प्लस, ठीक है। इसके पास कितना लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। 2 8 5 बोरबरी के हिसाब से ना, आप बॉक्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, 2 8 5। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो ये फास्फोरस कंप्लीट कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला फास्फोरस कंप्लीट, एक ये वाला फास्फोरस कंप्लीट कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा मतलब इसके बाद लोन पेयर है, ठीक है। तो कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है मतलब यहाँ पर 1। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 4। तो इसमें कौन सा संकरण बनेगा, एक एस बनेगा, एक पी बनेगा, एक पी बनेगा और एक पी, मतलब 3 पी है ना अपने पास, ठीक है। क्योंकि कुल मिलाकर 4 ऑर्बिटल बनाना है, 1 2 3 4। तो इसका संकरण होगा sp3 संकरण होगा, ठीक है ना। तो ये बताया मैंने कि प्रत्येक फास्फोरस में यहाँ पर फास्फोरस को फाफस लिख दिया हूँ, प्रत्येक फास्फोरस में sp3 संकरण होता है ना। जो कि है ना चतुष्फलक होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो पी बॉन्ड बंध कोण का मान है ना, वो कितना होता है, 60 अंश होता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, मतलब कहा जाए इसके बॉन्डिंग कोण का मान कितना का 60 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। और बंध लंबाई तो लगभग 2 to 1 होता है, 2 to 1, ठीक है। तो इस तरह से इसकी क्या है, संरचना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं सफ़ेद फास्फोरस के भौतिक एवं रासायनिक गुण में, ठीक है ना। तो मैं भौतिक गुण को तो मैं ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, आपको पता ही है ना। भौतिक गुण में क्या होता है कि कौन सा उसका कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है, यही सब तो है उसके, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग सीधे चलते हैं रासायनिक गुण में, ठीक है। तो रासायनिक गुण में मैं रिएक्शन बस को बताऊँगा, मैं डिटेल तो नहीं लिख पाऊँगा। देखिए ध्यान से, ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है ना। सीधी बात यह है कि जब वायु की अनुपस्थिति में, है ना, वायु की अनुपस्थिति में इसे क्या कर देता है, गर्म किया जाता है, ठीक है ना। ये लगभग 1070 केल्विन से अधिक ताप पर, ठीक है ना, ऊष्मा का प्रभाव दिखा है, रासायनिक गुण है ना। तो वायु की यहाँ पर डिटेल क्या करेंगे आप लोग कि वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, इसे गर्म करने पर
किसको, फास्फोरस को, P4 को क्या करने पर, गर्म करने पर ये क्या होता है 1070 केल्विन से अधिक ताप पर क्या होता है, वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब टूट जाता है तथा इस ताप पर यह अणुसूत्र P2 होता है। मतलब वियोजित मतलब टूट जाता है, सीधी बात, तो P2 हो जाता है ये, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपका इधर क्या है, परमाणु है, इधर परमाणु की संख्या क्या है, 2 है, अणु की संख्या यहाँ पर 2 है। यहाँ पर अणु की संख्या तो कह सकते हैं तो 1 है, लेकिन परमाणु की क्या है, P4 है अपने पास, ठीक है ना। लेकिन ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है ना, ये ऐसा होता है तो वापस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, ऊष्मा का प्रभाव हम क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम वायु की अनुपस्थिति में इसे क्या करने पर, गर्म करने पर ये 1070 केल्विन से अधिक ताप पर यहाँ वियोजित हो जाता है, ठीक। दूसरा गुण है उसका वायु से क्रिया। तो ये सामान्य ताप पर ना, ये जो वायु से क्रिया करता है P4 है, वो वायु मतलब कौन है, ऑक्सीजन, सीधी बात है, ठीक है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर डिटेल देखिए कि ये क्या करता है कि लगभग 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्वतः ही जलकर फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है, ठीक है। और फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है ना। फास्फोरस पेंटॉक्साइड मतलब क्या होता है, P2O5, आपको पता है P2O5 ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये वायु में सामान्य ताप पर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही स्वतः जलकर क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है और श्वेत धुआं उत्पन्न करता है, ठीक है। और एक ठंडी ज्वाला होती है ना, याद रखिएगा, इससे हाथ तो नहीं जलता है, वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बनाता है आपका P2O5। तो मान लिया P4O2 है अपने पास, ठीक है ना, O2 है तो अपने पास मान लिया बनाएंगे तो अभी P4 वाला है ना, तो P2 वाला है, P2 वाला नहीं बनाया तो P4 बनाएंगे, तो P4 बनाएंगे तो P2 के लिए 5 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो P4 के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, 10 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, O10 ठीक है। तो P4O10, ठीक है ना, ये हो गया, ओके। सॉलिड, ठीक। अब ज़्यादा जानना इतना ही है ना, ये छोटी छोटी बात है। आगे देखते हैं क्षारों से क्रिया, है ना। क्षारों से क्रिया, इसका रासायनिक गुण क्या है कि यहाँ उबलते हैं क्षारों से क्रिया करता है ना, ठीक है। क्षार मतलब क्या है, जिसमें OH- निकलता है, तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार। तो यदि हम लोग P4 का क्रिया करवाते हैं किसके साथ, क्षार के साथ, NaOH, क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ उबलते हुए क्षारों से क्रिया करके अक्रियाशील की उपस्थिति में फास्फिन बना देता है। फास्फिन क्या है, PH3, भाई फास्फिन हम लोग पढ़ेंगे PH3, ठीक है ना। तो ये होता क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा, है ना। उबलते हुए क्षारों से क्रिया करते हैं, उबलते हुए क्षार मतलब इसमें जल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तब क्या होता है कि सोडियम क्या है, सोडियम किस साथ क्रिया करता है, ये आपको पता है, आपको, है ना। सोडियम है अपने पास, और हमारे पास सोडियम अधिकतर देखना आप लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे बनता है ना, ठीक है। तो सोडियम है और फास्फोरस हमारे पास है ना, और ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन तो अधिकतर आप लोग जानते हो PO2 बनने की कोशिश करता है ये, ठीक है। तो ये क्या बनता है आपके पास, जब सोडियम यहाँ से क्रिया करती है तो ये बनाता है आपका सोडियम हाइड्रोजन PO2। मतलब ये क्या होता है कि ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको बताया दिया था कि फास्फिन बनाएगा PH3 के रूप में, ठीक है ना। ये समीकरण ज़्यादा आप समझिए ना, बस लिख दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि फास्फिन बनने की विधि, PH3 बनाने की विधि मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास फास्फोरस 1 है इधर ना, इधर क्या है, फास्फोरस 1 है, तो हमारे पास कुल 4 फास्फोरस है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, P3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा इसके साथ। तो सोडियम भी बदल गया, तो सोडियम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आगे था हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया क्या करें, हैलोजन मतलब क्या है, अपने पास कार्बन है, फ्लोरीन है, ये सब हैलोजन है। तो ये हैलोजन से क्रिया करता है तो क्या होता है कि P4 यहाँ पास रहता है, P4+, ठीक है, Cl2, तो ये बनाता है आपका PCl3 बनाता है, ठीक है, PCl3 बनाता है, PCl3 बनाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। तो
इस जगह लोन पेयर तो बचता ही बचता है, उसको छोड़ो। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है ना, तो यहाँ पर फास्फोरस की संख्या 4 कर देते हैं, हमारे यहाँ पर 4 कर देते हैं, फास्फोरस की आय 4 है तो इसलिए, तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कर दें 4 दिया 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाती हैं। क्लियर।